सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो हैं स्किन से रिलेटेड आजकल हम देख रहे हैं, हर एक बंदा जो है डर्मेटोलॉजिस्ट बना हुआ है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहा है कि आप स्किन पे ये लगाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, आपकी सारे स्किन इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो लोगों को कि प्लीज़ ये ना करें। आप अपने डॉक्टर को इनिशियल स्टेज पे ही चेक करवाएं सो दैट सब कंडीशंस जो हैं वो जल्दी रिवर्सिबल होती हैं। गलत मेडिकेशन का इस्तेमाल कर लें तो इरिवर्सिबल या परमानेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। अगर स्किन से रिलेटेड है तो स्किन के पास, या अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास फिजिशियन से रुजू करें सो दैट आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले और आपका मसला जल्दी हल भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड लाइफ पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट आमना। और ये आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि हमने जैसा अभी जितने भी पॉडकास्ट किए हैं हेल्थ से रिलेटेड, हमने इश्यूज डिस्कस किए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये सजेशन दी कि आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ भी करें और स्किन इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर बात करें, क्योंकि हम सबको पता है एस्थेटिक प्रोसीजर्स, एस्थेटिक क्लिनिक्स जो है उनका ट्रेंड कितना बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया पे। और वैसे भी हर कोई चाहता है कि उनकी हेल्दी, ग्लोइंग और अच्छी स्किन हो और वो नेचुरली ब्यूटीफुल लगे। सो इसी सिलसिले में आज हमने अपने जो गेस्ट को बुलाया है वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और ये अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है वो रन कर रही हैं जौहर टाउन में हीलिंग हब के नाम से। शी इज़ अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एन एस्थेटिक फिजिशियन। सो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्किन के इश्यूज़ जो हैं वो इतने कॉमनली क्यों होते जा रहे हैं, क्या वजह है उसकी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये हमारे स्किन इश्यूज़ को ट्रिगर करते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे होम रेमेडीज़ देख रहे होते हैं, वो फॉलो कर रहे होते हैं और उनसे ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें गलत साबित होती हैं। तो ये सारी जो स्किन से रिलेटेड मिथ्स हैं, चीज़ें हैं, इनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे कि आपका तो माशाल्लाह से इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है डर्मेटोलॉजी में, और आपके पास पेशेंट्स भी आते रहते हैं और डिफरेंट स्किन इश्यूज़ जो हैं उनको आप ट्रीट करती रहती हैं। सो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा वो यही है कि मोस्ट कॉमन हमारे स्किन इश्यूज़ क्या हैं, कौन से पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं और किस ट्रीटमेंट के लिए वो ज़्यादा आते हैं, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है। अच्छा। आजकल मैं पहले पहले ये कहा जाता था कि स्किन जो है वो सिर्फ फीमेल्स का एक मसला है या कि एक सर्टेन एज ग्रुप का मसला है, लेकिन अब आजकल लाइक यंग जनरेशन जैसे जेन जी है, ठीक है, वो इसके अलावा मेल एंड फीमेल इक्वली कंसर्न है अपनी स्किन के बारे में और दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट इश्यूज़। लाइक अगर हम स्टार्ट की बात कर लें कि जो जेन जी है या नई जनरेशन जो आ रही है उनको इश्यूज़ डिफरेंट हैं। उसमें बहुत कॉमन है फीमेल में, मेल में हार्मोनल एक्नी होना। नंबर टू, फीमेल्स में पीसीओएस का इशू बहुत कॉमन है। हेयर फॉल बहुत कॉमन है। लाइक एवरी अदर पेशेंट हैज़ एक्नी प्लस स्किन हेयर इश्यूज, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें लाइक साथ साथ हैं उनमें, ठीक है। इसके अलावा डलनेस का इशू और एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, उसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स वो सब में कॉमन है उसमें। फिर अगर हम थोड़ी सी आगे एज ग्रुप में चलते हैं तो उसमें जो है वो यही रिंकल्स का ज़्यादा आ जाता है। एक्नी उस एज ग्रुप में थोड़ा कम है, बट रिलेटिवली अब रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रोडक्ट या मल्टीपल यूज़ ऑफ ये जैसे आपके लिए टोटका या रेमेडीज़ या इस तरह से खुद से सेल्फ मेडिकेशन, उसकी वजह से जो स्किन इश्यूज़ हैं वो उनमें ज़्यादा हैं, ठीक है। और फिर एक आ जाते हैं एज रिलेटेड इश्यूज़ या मेडिकल इश्यूज़, तो वो उनके रेशो थोड़ी कम है। बट ये कि चाइल्डहुड और जो ये इश्यूज़ हैं जन जी के या यंग जनरेशन 19 से आप कह लें कि 15 टू 25 के दरमियान के, इसमें बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हैं। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि एज के साथ साथ आपके जो स्किन के इश्यूज हैं इश्यूज़ हैं वो वो डिफरेंट सामने हैं, आते जाते हैं बिल्कुल। और डिफरेंट है। जैसे अगर कोई यंग है तो जैसे लड़कियां हैं उनमें हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा हैं, बहुत फिर ज़्यादा, आगे जाके एज में रिंकल्स और एंटी एजिंग और वो सारी चीज़ें यूज़ कर बिल्कुल। रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब सबसे जो अहम सवाल है और मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कि इसके ऊपर बात करें, सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो हैं स्किन से रिलेटेड आजकल हम देख रहे हैं, हर एक बंदा जो है
वो जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और लोग हैं, हर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बना हुआ है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहा है कि आप स्किन पे ये लगाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, आपके सारे स्किन इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो ऑडियंस है जो ये सोशल मीडिया देख रही है, ये कैसे इन गलत ट्रेंड्स जो स्किन के हैं उनसे बच सके, उन्हें कैसे आइडिया होगा कि ये चीज़ जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है ये उनके लिए वाकई फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं। अच्छा, आजकल जैसे आपने सोशल मीडिया में चैट जीपीटी का बहुत लोग यूज़ करते हैं और अक्सर आते हैं और वो कहते हैं कि हमने चैट जीपीटी पे अपनी प्रॉब्लम लिखी थी या पिक्चर डाली थी और वहाँ से हमें ये रिजल्ट मिली इन्फॉर्मेशन और उसके मुताबिक हमने अपना इलाज किया। और फिर जब वो वर्स होता है या उसके मुताबिक उनका नहीं होता तो फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो मैं एक तो आपके उस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहूँगी लोगों को कि प्लीज़ ये ना करें। आप अपने डॉक्टर को इनिशियल स्टेज पे ही चेक करवाएं सो दैट सब चीज़ें, सब कंडीशंस जो हैं वो जल्दी रिवर्सिबल होती हैं। और आफ्टर सम टाइम या कुछ जैसे होता है कि आप गलत मेडिकेशन का इस्तेमाल कर लें तो इरिवर्सिबल या परमानेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसका बेहतर हल है कि आप उसको चैट जीपीटी के बजाय किसी भी मेडिकल कंसल्टेंट, यानी कि अगर स्किन से रिलेटेड है तो स्किन के पास, या अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास, फिजिशियन से रुजू करें तो दैट आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले और आपका मसला जल्दी हल भी हो जाए। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है कि लाइक एवरीवन, अब जिसको भी हम देखते हैं तो वो कहता है कि हमें एक ही इशू है कि हमारी स्किन डल है। ठीक है, हर एक का ही ये मसला है। पहले तो होता था कि खास सर्टेन ग्रुप्स के लोग होते थे या हाँ। प्रोफेशन रिलेटेड, या जैसे इस तरह से हैं कि जिनका काम है मीडिया से, फील्ड से रिलेटेड, तो उनको ये इश्यूज होते थे। लेकिन अब राइट नाउ एवरीवन वांट्स टू हैव अ हाँ, ग्लास स्किन, एग्जैक्टली। लुक लाइक समबडी। ठीक है, तो और इसमें सोशल मीडिया का डेफिनेटली रोल बहुत है, बड़ा रोल क्योंकि है। बच्चे भी सोशल मीडिया यूज़ बिल्कुल। कर रहे हैं, बड़े भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ एक्सेस आपको मिल रहा है इन्फॉर्मेशन वो सबके पास है। तो हर किसी के आई थिंक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं। ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गए हैं। प्लस अब छोटे बच्चों के भी लाइक स्कूल्स में भी बुलिंग बहुत ज़्यादा है कि हाँ। आपका रंग इस तरह का है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, चाहे वो उन्होंने फ़िल्टर लगा के वीडियोस बनाई हों या जिस तरह की भी अपेयरेंस हो, लेकिन हम्म। वहाँ पे वो यही दिखाते हैं कि नहीं हम इस तरह के हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, मुझे अब ये बताइएगा कि स्किन केयर के जब इश्यूज़ हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि घर में ही उसका इलाज कर लिया जाए किसी ना किसी तरह। जैसे बहुत सारे टोटके इस्तेमाल करते हैं, चावल का पानी, चावल का आटा, या हनी और लेमन, एप्पल साइडर विनेगर, इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो भी इधर उधर से सुनेंगे तो वो कोशिश करते हैं घर में ही एक्सपेरिमेंट्स कर ले। और तो ये जो होम रेमेडीज़ हैं स्किन के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि ये किस हद तक सेफ है? जस्ट के देखिए, मैं इसमें फिर ये बताऊंगी कि कुछ स्किन केयर में शॉर्टकट्स नहीं हैं और टोटके या जैसे ये कह लें कि ये घर पे इलाज जो है वो सम टाइम आपको वो फ़ायदा देता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली कंडीशंस आपकी ख़राब भी हो जाती हैं। जैसे अक्सर पेशेंट आते हैं, उनको दाने या पिंपल निकल आते हैं और वो उसको एक्ने की तरह समझते हैं और कोई सी भी दवाई लगा लेते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और प्रॉब्लम में भी इजाफा हो जाता है। ठीक है, नंबर 2, लोग क्या करते हैं कि अक्सर पेशेंट्स एक्नी पे भी डिफरेंट चीज़ें लगाते हैं, लाइक टूथपेस्ट, इसी तरह जैसे लेमन, बिल्कुल। गार्लिक का यूज़ या अर्ली एम्प्टी स्टमक गार्लिक खाना, उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें और दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो मैं इनको पेशेंट को ये सब गाइड करती हूँ कि प्लीज़ आप इस तरह के टोटके या चीज़ें मत इस्तेमाल करें। शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर, आपको इसमें मेडिकल गाइडलाइन ही लेनी है। और दूसरा एक अहम चीज़ जो मैं सवाल इसी से रिलेटेड करना चाहूँगी कि किस स्टेज पे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्नी हो गई है, एक तो है कि बहुत सवेयर एक्नी है जो बहुत पेनफुल है और बहुत टाइम से चल रही है, कुछ ऐसी होती है जो आपको टेम्परेरी पिंपल्स होते हैं, और फिर तो किस स्टेज पे हमें डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए, या क्या शुरू में ही, अगर क्योंकि रेगुलर पिंपल्स तो आपको ऑन एंड ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, आप पानी कम पी रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से वो आपको हो जाते हैं, तो क्या हर प्रॉब्लम के लिए फ़ौरन से कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपके थोड़ा वेट एंड सी करके भी रिजॉल्व हो जाते हैं? लाइक देखिए, अगर तो जैसे फीमेल हैं और उसके अंदर आपको हार्मोनल इश्यूज भी आ रहे हैं, आपके हेयर चेहरे पे बाल भी आ रहे हैं और एक्नी ऐसी है जो कि ठीक नहीं हो रही है, लाइक 1 to 2 पिंपल बिफोर सम रीजंस, लाइक जैसे हुँ, डिहाइड्रेशन है या आपने बहुत हुँ, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाया है, शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एग्जाम है, तो उसमें जो अगर हुँ। दाने निकल आते हैं दैट आर रिवर्सिबल। लेकिन अगर वो दाने आपके ठीक नहीं हो रहे, यार हर हफ्ते आपको नए दाने निकल रहे हाँ। हैं, तो फिर इसका मतलब है आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। हार्मोनल एक्नी और रेगुलर एक्नी जो है, इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो एक्नी हो रही है वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रही है कि एक नॉर्मल रेगुलर है? अच्छा, जो हार्मोनल एक्नी होती है वो ज़्यादा
पेनफुल होती है, थोड़े दाने बड़े होते हैं, ठीक है, और यूजुअली लोअर साइड ऑफ फेस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, लाइक चिन एरिया पे, ठीक है। जो फंगल एक्नी होती है या दूसरी एक्नी आपके लिए, एक तो वो दाने छोटे होते हैं, मोनोमॉर्फिक, लाइक एक ही तरह के दिखते हैं, साइज़ में इतनी वेरिएशन नहीं होती, और वो यूजुअली लोअर पार्ट लाइक अपर शोल्डर्स पे, फ्रंट ऑफ चेस्ट, बैक पे होते हैं, और यूजुअली उनको डैंड्रफ का इशू भी होता है, तो साथ में डैंड्रफ का भी मसला होता है। अच्छा। सो हार्मोनल एक्नी जो होती है वो थोड़ी ढीठ के लिए स्टबन होती है, वो आराम से ठीक नहीं होती है। और ये होती है कि फंगल एक्नी ये होता है कि समटाइम आप शैम्पूज़ और ये यूज़ करें तो क्लीनिनेस अच्छी रखें, हाइजीन अच्छी रखें, तो वो थोड़ी बेहतर भी हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक सवाल है जो आई थिंक बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे होंगे, और कि मुझे ये बताइएगा कि जो ग्लोइंग और हेल्दी स्किन है उसका क्या राज है? कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हमारी स्किन को आप समझती हैं कि ये वाली टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो भी करेगी और हेल्दी भी नज़र आएगी? अच्छा, देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। आप बिल्कुल हेल्दी और ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, जिसमें एक तो ये कि आपकी कैलोरीज इनटेक कम हो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है वो आप कम इस्तेमाल करें। नंबर 2, कम्प्लेक्स कार्ब्स इस्तेमाल करें, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्ब्स के बजाय आप कम्प्लेक्स इस्तेमाल करें। नंबर 3, रेगुलर वॉक या एक्सरसाइज करें, ठीक है। नंबर 4, हाइड्रेशन अच्छी रखें, बैलेंस डाइट लें, कोई भी स्पेशल किस्म की डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल हर कंपोनेंट ऑफ फूड को मुनासिब मकदार में लें। और लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा वर्किंग या इस तरह से आपके एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो फिर तो आप अपनी 1200 से 1500 कैलोरीज़ के दरमियान रखें। अदरवाइज़ आप अपनी कैलोरीज़ को, अगर आप ओवरवेट हैं और आप ज़्यादा ऑयली या फ्राइड फूड खाते हैं, तो उसको डेफिनेटली आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है। फिर मैं आपको ये कहूँगी कि एक अच्छी इसके साथ बैलेंस स्किन केयर जो कि आप घर पे भी बना सकते हैं, लाइक एक अच्छा फेस वॉश होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। नंबर 2, आपने एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने साथ रखना है, और नंबर 3, एक सनस्क्रीन। तो ये बहुत सिंपल सी एक होम रेमेडी के लिए या बेसिक स्किन केयर है जो कि एवरीवन कैन अफोर्ड, और आप इसे घर पे इस्तेमाल कर सकते ड्राई स्किन होती है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो मुझे ये बताइए जो स्किन केयर एक रिजीम होती है, क्या हर चीज़ हर स्किन टाइप के लिए होती है, या हमें अपनी स्किन टाइप के हवाले से ही प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए और हमारी स्किन केयर ऐसी होनी चाहिए जो हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली हो? हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा, देखिए, स्किन टाइप्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और सम टाइम ये होता है कि रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करके हमारी स्किन ओवर सेंसिटिव, जो कि अक्सर एक कॉमनली प्रेजेंटेशन होती है क्लिनिक में आने की वजह होती है कि स्किन जल रही है, रेड हो रही है या चुभन हो रही है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। तो एक हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि एक डैमेज स्किन है, ठीक है, एक ड्राई स्किन है, एक नॉर्मल टू ऑयली स्किन है। इस तरह से हम इनकी थोड़ी सी स्किन केयर को भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अब एक जो डैमेज स्किन है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आपकी स्किन बर्निंग कर आपको बर्निंग की फीलिंग आ रही है, रेड हो रही है, या हीट अप हो जाती है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी स्किन बैरियर ख़त्म हो गया है। तो हमें सबसे पहले ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि आपका बैरियर रिपेयर करें, आपका अब बेसिक आपको मॉइस्चराइज रखें आपकी स्किन को, अच्छा, ठीक है। डॉक्टर मरीम, यहाँ पे मुझे थोड़ा डैमेज स्किन के बारे में भी बताएं कि कौन सी स्किन ऐसी है जिसको हम कहेंगे कि ये डैमेज्ड स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, और उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? हम अभी डिटेल में बाकी स्किन टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, ऑयली और कॉम्बिनेशन, लेकिन ख़ास तौर पे जो डैमेज स्किन है क्योंकि वो ज़्यादा आई थिंक सेंसिटिव बिल्कुल। है। तो डैमेज स्किन होती क्या है बेसिकली? किसकी स्किन हम कह सकते हैं कि ये डैमेज स्किन है और इनको केयरफुल रहना चाहिए? अच्छा, डैमेज स्किन एक बहुत ब्रॉड टर्म आ जाती है, लाइक एक इस तरह से कर लेते हैं कि डैमेज स्किन कैन बी लाइक रेड, ये इची हो सकती है, एक्जिमा की स्किन डिसऑर्डर्स की वजह से है कि क्या प्रोडक्ट्स के रॉन्ग यूज़ की वजह से है, अच्छा। ठीक है। अगर तो स्किन डिसऑर्डर्स की वजह से है तो वो यूजुअली हम कुछ ना कुछ पेशेंट को साथ गाइड करते हैं या बताते हैं, तो उससे वो साथ साथ रिपेयरिंग भी हो जाती है। लेकिन अगर आप रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, या आपकी ड्राई स्किन थी और आपने कोई एसिड वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लिए हैं, या एसिड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लिए हैं जिन्होंने आपका बैरियर जो है वो ज़्यादा ही ब्रेक कर दिया, या स्किन के एक दो लेयर उतार दी हैं, आपने ओवर एक्सफोलिएट कर लिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको चुभती है, हवा भी चुभती है, गर्मी भी लगती है, हीटअप भी होती है, रेडनेस भी होती है, और आप नॉर्मली यानी कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ड्राई स्किन, ये आपकी डैमेज स्किन है, ठीक है। फिर जो ड्राई स्किन होती है वो बेसिकली क्या होती है कि वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, उस पर हमें ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होते हैं जो कि आपकी स्किन को थोड़ा तर कर लें या नरम रखें या मॉइस्ट रखें,
उर्दू में या आम अल्फाज में, वरना हम इसे कहते हैं कि उस पे हमें ऑयली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होता है सो दैट वो थोड़ा मॉइस्चराइज रखे और थोड़ी देर उसका जो स्किन बैरियर है वो मेंटेन रह सके। फिर जो ऑयली स्किन या तीसरी कैटेगरी आ जाती है ऑयली या एक्नी प्रोन स्किन, ठीक है, उसमें ये होता है कि पहले ही आपके सेबेशियस ग्लैंड बहुत एक्टिव हैं कि वो नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो वो मज़ीद ऑयल बनाएंगे, तो आपका क्या होगा कि एक्नी हो जाएगी आपको ओवरनाइट। एक्सेसिव ऑयल। ठीक है। नंबर 2 क्या होगा कि आपको ख़ारिश या इस तरह के भी मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। सो उसमें हम कहते हैं कि आपने ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो ऑयल को क्लींस करें, ठीक है। आपने उसमें आपको ज़्यादा क्लींजिंग की ज़रूरत होती है और उसमें मॉइस्चराइजेशन कम चाहिए होती है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, चले अब घर में टोटके कर लिए या कोई भी सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, स्किन डैमेज हो गई, स्किन का बहुत बुरा हाल हो गया है, तो आपके पास भी जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनका माइंडसेट ये होता होगा कि हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और बहुत डैमेज स्किन के साथ जाएंगे तो डॉक्टर साहब कोई जादू करेंगी और हमारी स्किन दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। सो इज़ इट पॉसिबल कि आपकी एक जो डैमेज स्किन है वो सारा डैमेज रिवर्स हो जाए और आपकी हेल्दी ग्लोइंग? क्या एक्सपेक्टेशन ऐसे लोगों की होनी चाहिए जिनकी स्किन डैमेज हो गई है और वो उसको ठीक करवाना चाहते हैं, तो किस एक्सपेक्टेशन के साथ उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? किस हद तक स्किन बेहतर हो सकती है? अच्छा देखिए, डैमेज स्किन बिल्कुल रिकवर हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अर्ली आ जाते हैं डॉक्टर के पास और बहुत ज़्यादा खुद से उस पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते तो आप जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। अगर आपके मसले बहुत पुराने हो गए हैं, लाइक डैमेज स्किन भी है, उसमें पिगमेंटेशन भी है, छाइयाँ भी हैं, वेन्स भी हैं और स्किन कटी हुई या मतलब उसका बैरियर भी डैमेज है, तो फिर मुश्किल हो जाता है चीज़ों को जल्दी सेटल डाउन करना। लेकिन वो भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक प्रॉपर स्किन केयर और रेगुलर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेहतर सभी हो जाते हैं बट टाइमलाइन डिफरेंट हो जाती है। लाइक आप जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी रिवर्स हो जाएगी बिल्कुल। प्रॉब्लम। अगर आप लेट करते हैं तो वो फिर उतना ही टाइम लेती है स्किन ठीक होने ठीक में। हो गया। अच्छा, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बहुत सारे आजकल वायरल प्रोडक्ट्स हुए हैं, रेटिनॉल है, नाइसिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी सीरम्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। और ऑब्वियसली ये कोई नेचुरल फार्मूलाज नहीं है, ये केमिकल्स ही हैं। तो क्या ये सबके लिए यूज़ करना सेफ़ होता है? क्योंकि हम तो अक्सर देखते हैं कि बहुत ऐसी लड़कियां हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हैं कि हमने फॉर एग्जांपल रेटिनॉल यूज़ किया था तो उसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो कर रही है, और फिर ऑब्वियसली हम जो चीज़ देख रहे होते हैं उसका हमारे माइंड पे असर होता है और हमें भी लगता है कि हम ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो इस तरह के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये हर कोई यूज़ कर सकता है? स्किन में ना वन सोल्यूशन फिट्स ऑल नहीं है, ठीक है। लाइक मैंने आपको वही बताया कि आपको ये चूज़ करना है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। पहले आपको ये जानना है कि आपकी स्किन कैसी है, ठीक है। विंटर में और समर्स में स्किन अलग तरह से बिहेव करती है। एक ही स्किन कभी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है या नॉर्मल हो जाती है, कॉम्बिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी होता है देखना कि हमारी स्किन टाइप क्या है। पहले आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। और लाइक सिर्फ एक सोल्यूशन, लाइक कि आप ये कहें कि सिंपल विटामिन सी से मेरा रंग गोरा हो गया या रेटिनॉल से मेरी झुर्रियाँ चली गई, ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा। आपको मल्टीपल एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स करने पड़ते हैं और मल्टीपल प्रोसीजर्स। जहाँ तक बात आती है इन्फ्लुएंसर्स या जो लोग ये बता रहे होते हैं कि सिर्फ इससे हमारा ये हो गया, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड बहुत सारे प्रोसीजर्स करवा रहे होते बिल्कुल। हैं, जबकि वो उस वक्त आपको एक ही के बारे हाँ। में बताते हैं। सो वो अपनी फुल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। जैसे हम अब हमारे पास भी पेशेंट आता है, उसकी हम फुल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किसी के सामने भी नहीं करते। अपने एक्सपीरियंसेस या बताते हैं कि जनरली हमारे पास ये हाँ। मसले आ रहे हैं, तो इसी तरह वो भी अपने नहीं बताते। तो हाँ, काइंडली आप ऑब्वियसली उन पे 1 रिलाई मिनट ना की करें या हाफ मिनट की कि वीडियो में वीडियो वो में आपको कितना आपको ही रिवील विदात कर देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अपना सब इन्फॉर्मेशन सब नहीं डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कॉमन स्किन केयर मिथ्स के ऊपर। जैसे मैं एक आपके साथ बड़ी फ़नी और अच्छी इंटरेस्टिंग मिथ शेयर करना चाहूँगी, और ये मेरा एक था भी माइंड में कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास आए तो उनसे मैं ये डिस्कस करूँ। सर्दियाँ आ रही हैं, फ़िश जो है वो सब लोग खाएँगे। एक मिथ जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है वो ये है कि अगर आप फ़िश के साथ दूध का इस्तेमाल कर लें तो फुलबेरी हो जाती है, और इस तरह की और बहुत सारी हमारी मिथ्स हैं स्किन से रिलेटेड। तो मुझे इसके बारे में बताइए कि कौन सी कॉमन स्किन केयर मिथ्स हैं और किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं सही? जो स्किन केयर मिथ्स जो है ना वो मोस्टली रॉन्ग ही हैं, ठीक है। मछली के साथ दूध का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जैसे डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज़ है। इसी तरह इसमें जो विटिलाइगो की बीमारी है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके ही इम्यून सिस्टम के सेल अपनी ही बॉडी के रंगत वाले सेल्स पे अटैक करते हैं और उनका रंग ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये रिवर्सिबल है, इसके बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं, और आप अर्ली आते हैं तो आप मेडिकेशन से भी रिकवर कर जाते हैं, और आफ्टर दैट भी बहुत सारे इसके लेज़र थेरेपीज़ भी हैं, ड्रग्स भी आ गई हैं,
टॉपिकल मेडिकेशन भी है, सो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जेनेटिकली होती है, ये आपकी किसी भी डाइट से लिंक नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्किन केयर की जब हम बात करते हैं आजकल सबकी, अब तो आदमी है या औरत है, सबकी स्किन केयर रूटीन होती है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि अब अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता चल गया कि स्किन केयर रूटीन होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे बताएं कि हमारी जो स्किन केयर रूटीन है उसमें क्या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो है, एक्सपेंसिव स्किन केयर उसका होना ज़रूरी है, वही हमारी स्किन के लिए सूटेबल है, या कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करके भी हम अपनी स्किन केयर रूटीन मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स काम नहीं करते, सम टाइम प्रोडक्ट्स बहुत हाइप भी होते हैं। अक्सर आपने कोरियन प्रोडक्ट्स का देखा है। हुँ। कोरियन ग्लास स्किन जो है वो कोरियन जो लोग हैं उनकी जेनेटिक्स, उनके प्रोडक्ट्स यूज़, उनके प्रोसीजर, वो मल्टीपल प्रोसीजर्स भी कराते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है। तो हमारे यहाँ पे स्किन केयर में सन ब्लॉक लगाने का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, ठीक है। और अगर हम लगाते हैं तो लाइक हम फेस पे लगा लेते हैं, नेक को छोड़ देते हैं, हैंड्स हुँ। को छोड़ देते हैं। अक्सर आपने देखा होता है कि ड्राइविंग जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके हैंड्स और राइट साइड वाली बॉडी जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाती है, हाँ, राइट साइड फेस ज़्यादा एक्सपोज़र होता है ज़्यादा एक्सपोजर होना। की वजह से। तो सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स काम नहीं करते, नॉर्मल रेंज के प्रोडक्ट्स भी आपको इक्वली इफेक्टिव होते हैं। सनस्क्रीन जो है उसका हम बहुत सुनते हैं कि बहुत ज़रूरी है। जो लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते और उनका सन का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, तो उनको खुदा न ख़ास्ता कैंसर भी हो सकता है, इतनी ख़तरनाक स्किन वो सन की रेज़ होती हैं। तो क्या ये सही है हर एक को स्किन केयर में अपनी सनस्क्रीन जो है वो लाज़मी यूज़ करनी है? अब तो इवन मैंने देखा है बच्चों के लिए स्पेशल सनस्क्रीन्स मार्केट में आ गई हैं कि इवन अगर आपने स्कूल जाना है बच्चों ने, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो क्या ये वाक़ई ज़रूरी है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, कि सनस्क्रीन के बगैर हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता? बिल्कुल सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी एजिंग को प्रिवेंट करता है, प्लस आपको स्किन कैंसर होने से भी बचाता है, ठीक है। सो बिल्कुल जैसे बच्चे हैं या आउटडोर एक्टिविटीज़ जब कर रहे हों तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको सनस्क्रीन अप्लाई करें। बच्चों के लिए थोड़े लाइट सनस्क्रीन्स आते हैं, ठीक है। और जो जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है या जिनका आउटडोर एक्टिविटी में काम होता है, लाइक जिनमें राइडर्स हैं, बाइक पे है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, इस तरह से, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सनस्क्रीन लगाएं। और मुझे और एसपीएफ का भी बताइएगा कि कौन-सी एसपीएफ मिनिमम होनी चाहिए सनस्क्रीन की? अच्छा, 30 to 50 to 60 आप कॉमनली हमारे यहाँ के सनस्क्रीन्स में अवेलेबल हैं और वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ सनस्क्रीन के, कि आपने एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। सो आपने एक तो इसको डेली लगाना है, ठीक है। और नंबर 2, इसकी रीएप्लीकेशन भी करनी है। और नंबर 3 ये कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा ऑयल बेस्ड जो होता है, क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जेल बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। फिर कुछ ऐसे सनस्क्रीन हैं जो कि प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होते, केमिकल सनस्क्रीन यूजली अवॉइड करने होते हैं, तो उसमें आप फिजिकल सनस्क्रीन जैसे जिंक ऑक्साइड पेस्ट है, हुँ। वो आपको हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्रेगनेंसी में यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपको किसी इस प्रोडक्ट जैसे होता है कि किसी कंपाउंड से एलर्जी होती है, तो भी आप सिंपल जिंक ऑक्साइड या फिजिकल सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिकल सन ब्लॉक एक तो इफेक्टिव भी होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बेसिकली फिजिकली होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। लाइक आप एक जार बनवा सकते हैं जिंक ऑक्साइड पेस्ट का और आप उसको इजीली यूज़ कर अच्छा। सकते हैं। बस उसका एक हुँ। ड्रॉबैक ये होता है कि वो वाइटिश कास्ट है, लेकिन ये कि कॉस्ट इफेक्टिव देखा जाए तो वो फिर ब्लू लाइट या जो हमारा स्क्रीन टाइम है, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इसके बगैर तो अब हमारा गुजारा नहीं है क्योंकि चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप नहीं हो, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, स्क्रीन्स हमने यूज़ करनी है। तो ये जो ब्लू लाइट होती है फ़ोन्स की और इस स्क्रीन, ये भी स्किन को डैमेज करती है और ये स्किन के लिए ख़तरनाक होती है, और अगर होती है तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि मोबाइल यूज़ करना तो हम छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, मोस्टली जो यंग पेशेंट्स आते हैं और वो काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन, या जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या वर्कर्स होते हैं इस तरह से, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके एक तो आई का अराउंड वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, और फेस पर रिंकलिंग और ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो डेफिनेटली ये इफेक्ट करती है और आपकी स्लीप को भी बहुत डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली रात में जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज़ होने होते हैं वो नहीं होंगे, आपके नए प्रोडक्ट्स बॉडी में नहीं बनेंगे, जिससे आपकी बॉडी का स्ट्रेस कम होता है। बिकॉज आपको पता है डे टाइम में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं हुँ। और रात में रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं। तो अगर वो नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी सारा दिन एक्टिव ही रहेगी। जब वो एक्टिव रहती है तो फिर वो रिलैक्स मोड में नहीं जाती, और जिसे कहते हैं कि नॉर्मल या ईजी नहीं होती, तो वो नहीं होगी, तो आपके फेस पे डेफिनेटली उसके इफेक्ट्स आएंगे।
अच्छा, जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस मसले का शिकार होते हैं कि स्किन ड्राइनेस, रिंकलिंग और ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन्स, या बिकॉज उनका काम ही ऐसा है। तो उसमें मैं उनको एक तो ये एडवाइस करती हूँ कि आप ज़रूर सनस्क्रीन लगा के अपना काम करें। नंबर टू, ये कि आप जो ब्लू लेंस प्रोटेक्शन आती है, जो कि आई वो वाले ग्लासेस इस्तेमाल करें जो कि फ़िल्टर कर देते हैं, तो ओके। आपको उससे थोड़ा बेहतर हाँ, वो इफ़ेक्ट हो आपकी जाता है। स्किन की प्रोटेक्शन भी होगी और और आइज़ की आइज़ की भी प्रोटेक्शन। करते हाँ, हैं, बिकॉज़ बिल्कुल। ये जो स्क्रीन टाइम होता है ये ड्राइनेस बहुत ज़्यादा कॉज़ करता है आइज़ की। तो आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट बताया है कि प्रोडक्ट्स के साथ-साथ ये भी आप ज़रूरी है कि आप ग्लासेस, स्पेशलाइज़्ड ग्लासेस ग्लासेस लगा लें, यूज़ और करें। नंबर टू ये कि आप थोड़ा सा ब्रेक कर लें, लाइक 2 आवर्स के बाद, और आई ड्रॉप्स सिंपल जो होते हैं टियर हुँ, नेचुरल्स, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह स्किन पे आप मॉइस्चराइज़र एंड सन ब्लॉक। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन-सी ऐसी स्किन कंडीशंस हैं जो जिनको आप समझती हैं कि ये सीरियस स्किन कंडीशंस हैं और ये इग्नोर नहीं की जा सकती? अगर ये किसी को स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो उनको फ़ौरन किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे अब आजकल हेयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, ठीक है? अगर 50 to 100 हेयर्स आपके गिरते हैं तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल, कि वो नॉर्मल एक बंदे के इतने बाल डेली गिरते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा गिरते हैं और आपके कहीं गंजपन या आपको कहीं दायरे की सूरत में बाल गिर रहे हैं, तो ये एलोपेशिया एरेटा की बीमारी होती है, ठीक है? इसी तरह स्किन में और जैसे कि मोल्स हैं, अगर तो यूजुअली हम उनको निगलेक्ट करते हैं और इतना कॉमनली वो नहीं कहते। अगर उनका साइज़ बड़ा हो रहा है या उनकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, वो एंग्री लुकिंग है या उसमें से हुँ। ब्लीडिंग है, मल्टीपल टाइम होता है, अक्सर पेशेंट आके बताते हैं कि इसमें से बार बार खून निकल आता है, वो ठीक हो जाता है, 2-4 दिन बाद ठीक हो जाता है। तो अगर कोई ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा और उसमें से खून बार बार आ रहा है या वो उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, तो आप उसको ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। अच्छा डॉक्टर मरियम, एक सवाल, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है हम अपनी ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करें और जो उनके मसाइल हैं वो जानने की कोशिश करें, तो हमें ये बहुत सारी सजेशंस आ रही थी कि जब भी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आए तो ये सवाल आप उनसे लाजमी करें कि एक तो ये एक्नी तो चलें हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, एक्नी ख़त्म हो गई, लेकिन उसके एक्नी मार्क्स जो रह जाते हैं उसके बारे में क्या किया जाए, उसको किस तरह से दूर किया जाए, क्या कोई ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? और दूसरी चीज़ डार्क सर्कल्स, क्योंकि लेट नाइट जागना तो आई थिंक अब हर किसी के लाइफस्टाइल का पार्ट है। आप जितना मर्ज़ी किसी को कह लें जल्दी सोना है, टाइम पे सोना है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या मोबाइल का यूज़ करना, स्क्रीन टाइम, हमारे डार्क सर्कल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों के लिए बताएँ क्या हो सकता है? अच्छा, एक्नी मार्क्स जो हैं उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तो उसमें हम बहुत सारी आफ्टर केयर आपको बताते हैं, जिससे क्या होता है कि धब्बे जो हैं वो लाइट होते जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स का भी काम है, जैसे जिंक का बहुत अच्छा रोल है पिगमेंटेशन में, आयरन का बहुत अच्छा रोल है। तो आपको स्किन सप्लीमेंट्स लेना होते हैं, और इसके अलावा एक अच्छी स्किन केयर, उसके अंदर आप एज ग्रुप अगर बना लेते हैं या अपनी स्किन टाइप को अकॉर्डिंग टू देख देख लेते हैं, तो उसमें आप विटामिन सी सेफली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो फीमेल्स होती हैं वो उसको अवॉइड करें, ठीक है? इसके अलावा जो है आप अल्फ़ा आर्बिटिन या कोजिक एसिड बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें मैं आपको एक स्किन केयर बता देती हूँ, जैसे लाइक आप ये कि एक आपके पास अच्छा फेस वॉश होना चाहिए जो कि आपकी स्किन से ऑयल, डर्ट और ग्रीस को उतार दे, ठीक है? उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र। अगर ड्राई स्किन है तो फिर मैं वही बताऊँगी कि आप थोड़ा सा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या ऐसे जो आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्ट कर दे, थोड़ा सा नरम कर दे। और अगर एक्नी है तो आप जेल बेस्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आप एक नियासिनामाइड बेस्ड सीरम इस्तेमाल करें। आप डे एंड नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। हुँ। अगर डे टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद सन ब्लॉक मस्ट है, और अगर नाइट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट उसको सिंपल एज छोड़ सकते हैं, ठीक है? और इसके साथ आप जो ऐड ऑन कर सकते हैं वो सेफली वो विटामिन सी है, कि एक रात आप नाइसिनामाइड बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें और एक रात आप विटामिन सी बिल्कुल। बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, तो स्किन लाइटनिंग होती रहती है हाँ, आपकी। ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग बिल्कुल, प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है। तो वो। पोर्स को भी कंट्रोल करता है, थोड़ा ऑयल को कंट्रोल करता है, आपके जो पोर्स ग्लैंड्स जब श्रिंक रहते हैं तो वो थोड़ा आपके जब ऑयल कम हुँ। निकलेगा तो मज़ीद प्रॉब्लम्स आपके नहीं बनते, ठीक है? तो एक्नी प्रोन स्किन को भी बेहतर करता जाता है और स्किन की अपीयरेंस भी बेहतर हो जाती है। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए आपको फिर वही, अगर आपका काम है, अगर आप लॉन्ग आवर्स आपका ऐसा है कि आपको स्क्रीन टाइम गुजारना पड़ता है, तो एक तो ये कि अपनी प्रोटेक्टेड लेंस जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। बीच में 2 आवर्स के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लें। तीसरा, अपने आइज़ ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। और चौथा ये कि आप कैफ़ीन बेस्ड कोई से भी सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी के, और वो स्किन को हाइड्रेट करते हैं। अगर वो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते या चुभते हैं या प्रॉब्लम करते हैं, तो आप सिंपल हाइड्रोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मेडिकल इश्यूज होते हैं, जैसे ख़ास तौर पे पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसकी वजह से भी बहुत सारे स्किन के इश्यूज आते हैं, जैसे हर्सूटिज्म है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ रहे होते हैं, और एक्नी जो है वो एक बड़ा इसका कॉमन सिम्टम है। तो और फिर उसके बाद वेट गेन भी इसमें हो रहा होता है, पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेट गेन, ओबेसिटी, ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो इन मेडिकल इश्यूज़ को नज़र में रखते हुए अगर आपको कोई स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? पीसीओएस में ज़ाहिर है गायनेकोलॉजिस्ट को भी आप कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। उसके साथ-साथ गायनी की ट्रीटमेंट के साथ-साथ क्या ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं कि हमारी स्किन इसमें इफ़ेक्ट ना हो? अच्छा, उसमें सबसे ज़रूरी है कि अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड इस्तेमाल करें, वाटर का इंटेक ज़्यादा रखें, शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें, कॉफ़ी के बजाय फिर कोई वाटर बेस्ड या इस तरह के मतलब इस्तेमाल करें कि कैफ़ीनेटेड कम हो, कैफ़ीन का कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो हम और कर सकते हैं, एक्सरसाइज है रेगुलर, जो कि आप इजीली अपने किसी भी लाइक वॉकिंग से, जॉगिंग से आप अचीव कर सकते हैं। 30 मिनट की 5 डेज अ वीक आप एक्सरसाइज अपने साथ ज़रूर इस्तेमाल रखें। और इसके साथ साथ आप स्किन केयर में जो है अगर आपको एक्नी है तो ज़रूर कोई भी एक अच्छा फेस वॉश, और उसके साथ आप फीमेल में जो है मायोनिसोटोल साशेस, हुँ, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और हर कोई एस्थेटिक प्रोसीजर करवाना चाहता है, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो। बोटॉक्स है, फिलर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, ये किस हद तक कामयाब हैं और क्या इसकी हर एक को ज़रूरत होती है? कुछ लोगों की तो वाक़ई नीड होती है, जैसे रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, वो चाहते हैं कि वो ना हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बस शौकिया करवाना चाहते हैं कि वो चेंज चाहते हैं अपने आप में। तो क्या आप समझते हैं कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो करवाने चाहिए और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते? किस हद तक ये कामयाब होते हैं? एस्थेटिक प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक आपने बताया बोटॉक्स फिलर्स या जैसे जो भी स्किन सेकिंग के लिए आजकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारी उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होती है, या हम ये चाहते हैं कि वो परमानेंट हो जाएं, तो ये हुँ, टेम्पररी होते हैं। यानी कि बोटॉक्स का इफेक्ट 6 to 8 मंथ तक रह अच्छा। सकता है। इसके अलावा फिलर्स जो हैं वो 1 to 2 years स्टे कर सकते हैं। स्किन बूस्टर्स हैं, वो आपकी स्किन में बहुत अच्छा चेंज लेके आते हैं, बट दे आर ऑल लाइक कि उनकी कोई ना कोई एक सर्टेन टाइम लिमिट है, उसके बाद आपको उसको रिपीट करना होगा। तो इमीडिएटली आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, चेंज आता है आपके अंदर। लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना हो, और उससे सर्जिकल प्रोसीजर की आप एक्सपेक्टेशन ना मीट कर रहे हो। और दूसरा ये कि आपको इसके साथ साथ फिर भी एक स्किन केयर की ज़रूरत रहती है, और अगर आप ये स्किन केयर अर्ली एजेस से स्टार्ट कर लेते हैं तो आपकी ये रिंकल्स, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, ये इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हाँ, होते कि आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिक प्रोसीजर ही हाँ। करने पड़े। आप एक अच्छी स्किन केयर से भी आप ये सब अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे आई थिंक ये बात करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और सब ने उस प्रोसेस से गुजरना है, तो जितना आप उसको एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाएंगे वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अब इतने हाई हो गए हैं कि हर कोई वो एजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये वाली स्टेज भी आनी है। हम जितना उसको डिले ऑब्वियसली करना चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें, लेकिन आई थिंक सेल्फ एक्सेप्टेंस साथ साथ ज़रूरी है। आप जो हैं जैसे हैं उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, और ये प्रोसीजर्स भी ठीक हैं, साथ साथ आपको करवाने चाहिए। लेकिन आई थिंक इतना, जिस तरह आपने कहा कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारी हो जाती हैं कि पता नहीं अगर रिंकल्स आ गए हैं तो क्या ऐसा इशू हो गया कि बस इसको दूर करना है, और अगर हम ये प्रोसीजर करवा लेंगे तो कोई जादू हो जाएगा। तो डेफिनेटली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखें अब हमारे यहाँ पे हर बंदा चाहता है कि उसका रंग गोरा हो जाए, और आगे से हम्म, डिमांड भी होती है कि हमें गोरी ही लड़की चाहिए, ठीक है, चाहे बिल्कुल। आपका अपना रंग काला हो, हाँ। लेकिन आपको लड़की गोरी चाहिए, ठीक है। सो बिल्कुल। ये एक अनरियलिस्टिक हाँ, एक्सपेक्टेशन है कि अल्लाह ताला ने हर तरह के लोग बनाए हैं। और फिर ये कि अगर वो कोई ट्रीटमेंट लेके आप अपना चेंज भी करते हैं, तो वो आप फिर वही बात कि वो कुछ अरसा के लिए होगा, वो हाँ, चेंज ये आएगा। बात भी दे ज़रूरी आर है कि वेरी गुड, हाँ, बट ये वो कुछ अरसे के लिए चेंज करेंगे, स्किन में ग्लो आता है, शाइनिंग आती है, स्किन का कलर बेहतर हो जाता है, बट कुछ अरसे के बाद फिर उसने रिवर्स होना है। तो फिर यहाँ पे हुँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या ये जो सोसाइटी की एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं, इनका आ जाता है कि हमें यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि बिल्कुल। गोरा रंग हम सबका नहीं हो सकता है। हाँ, और अगर हो भी जाता है प्रोसीजर्स तो हाँ, वो आपको ये माइंड में रखना है कि ये टेम्पररी है। टेम्परेरी है। और अगर तो आपकी वो अफोर्डेबिलिटी और वो सारी चीज़ें हैं और आप इसको सस्टेन कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, तो आई थिंक आप इसका सोच समझ के इंतखाब करें इन बिल्कुल। प्रोसीजर्स का।
हमने बहुत सारे स्किन इश्यूज़ की बात की है, एक्ने की बात की है, फेशियल हेयर की बात की है। जो ये हाइपर पिगमेंटेशन है या स्किन पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हो जाती हैं, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करेंगी कि इसका क्या हल है? घर में इसके लिए कोई रेमेडीज़ कर लें और वो छाइयाँ ख़त्म हो जाएँगी, कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाएगा, या इज़ इट नेसेसरी कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कोई प्रिस्क्रिप्शन लेनी ज़रूरी है? अच्छा देखिए, स्किन पिगमेंटेशन या छाइयाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है, और रॉन्ग यूज़ ऑफ वाइटनिंग क्रीम या मतलब उसको इस्तेमाल कर करके वो उससे ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। एक तो ये कि सनब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट करें, ठीक है। दूसरा ये कि यूजुअली इसकी जो कॉमन वजूहात होती हैं वो आयरन डेफिशिएंसी होती है, स्किन पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, थायराइड हार्मोनल, और थायराइड के साथ और अदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपके पिगमेंटेशन के अलावा और सिम्टम्स भी हैं, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज़ आप एक अच्छा स्किन सप्लीमेंट और सनब्लॉक और एक अच्छे स्किन केयर के साथ भी इस मसले को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मरियम, स्किन इश्यूज़ पे तो बहुत सारी बात हो गई। अब मुझे ज़रा हेयर फॉल के बारे में बताएं कि बहुत बड़ा इशू है, एलोपेशिया है, हेयर फॉल हो रहा है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं? घर में ऑयल वगैरह यूज़ किया करें, वीकली ऑयलिंग करें, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जिससे हमारा हेयर फॉल का मसला कम हो जाए? अच्छा, कॉमनली पेशेंट आते हैं और वो एक ऑयल का भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं और साथ-साथ इसका भी। तो ऑयल में मैं आपको बता दूँ कि आप कोई सा भी ऐसा ऑयल जो कि इरिटेंट ना हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल है, और सर्दियाँ आ रही हैं तो आप उसमें कैस्टर ऑयल बहुत ईज़िली इस्तेमाल कर हुँ। सकते हैं। इवन आईब्रोज़ एंड आईलैशेज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, क्या सिर्फ़ हेयर ऑयलिंग से उनका मसला हल हो जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, फीमेल में हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। कुछ जैसे अगर कोई बीमारी जैसे डेंगू के बुखार के बाद, टाइफाइड के बाद, कोई स्ट्रेस या ट्रॉमा गुजरा हो, प्रेगनेंसी के बाद जो है कॉमनली हेयर फॉल होता है, और और क्या वो कोरोना के बाद भी ये इशू ज़्यादा हाँ, हुआ है? कोरोना के बाद तो इसमें बहुत लाइक कह लें 4 टू 5 फोल्ड इसमें अच्छा, इंक्रीज़ हो गया है कि अब हर एज ग्रुप में हेयर फॉल का इशू है, लाइक 10 से 15 इयर्स के बच्चों में भी है, 20 प्लस में अच्छा। भी है, 30 प्लस में भी है। हुँ। तो ये एक जनरल इशू होता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो वो एक स्किन के इशू के साथ, कि डलनेस है, एक्नी है या कोई भी इशू है, उसके साथ वो हेयर फॉल का ज़रूर ज़िक्र करता है। तो उसमें मैं बता दूँ कि एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बहुत कॉमन होती जा रही हैं। पहले तो ये होता था कि सिर्फ फीमेल्स में ही आयरन की कमी हमें देखने में आती थी, लेकिन हुँ। अब फीमेल के साथ मेल में भी, और इवन थायराइड इश्यूज आर वेरी मोर कॉमन नाउ, ठीक है। तो थायराइड का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी लेवल मोस्टली सबके लो हैं, क्योंकि एक तो जो लोग इंडोर रहते हैं, ज़्यादातर काम ऐसा है जो कि इंडोर ही होता है, तो फिर आउटडोर का एक्सपोजर नहीं होता, जिसकी वजह से जो नेचुरल विटामिन डी बनना होता है वो भी अब नहीं बनता। तो आपको एक तो विटामिन डी, आयरन और जिंक सप्लीमेंट इसका देखना पड़ता है। नंबर 2, टॉपिकल मेडिकेशंस भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल कर लेती हैं, जिसमें माइनॉक्सिडिल आता है, ठीक है, जो कि आप सेफली यूज़ भी कर सकते हैं। 2 to 5% आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाल झड़ या एलोपेशिया का मसला है, तो उसमें हमें कुछ दवाएं हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको इन क्लिनिक ही प्रिस्क्राइब हो सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप आई और आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अ, बस मैं लास्ट में आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगी आपके ऑडियंस को, कि देखें, स्किन केयर में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अच्छी स्किन, ग्लास स्किन हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी स्किन केयर बनाना होगी, जिसमें सिंपल स्किन केयर में आप एक अच्छा फेस वॉश या मॉइस्चर क्लेंजर रखें, अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट ना करें। नंबर 2, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप चूज़ करें। और तीसरा, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम का ज़रूर इस्तेमाल करें, ये एंटी एजिंग भी होता है और पिगमेंटेशन को भी बेहतर करता है। सो ये एक ईज़ी सी स्किन केयर है जो कि आप घर पे करके अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं और अपने बहुत सारे मसलों को इससे हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम फॉर योर टाइम। सो इसी के साथ हम अपनी इस एपिसोड को रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मेन जो हमारे की पॉइंट्स आज के पॉडकास्ट के थे वो यही थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे, ग्लो करे, तो एक तो टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अर्ली ट्रीटमेंट होते हैं किसी भी मसले के, वो अगर स्टार्ट हो जाएं तो आप बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप अच्छी स्किन लेना चाहते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल ओवरऑल जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है, जिसमें आपकी डाइट आ जाती है। अच्छी डाइट लें,
न्यूट्रिएंट से भरपूर डाइट लें, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, आप पानी कितना पी रहे हैं, एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपके जो भी मेडिकल इश्यूज होते हैं वो स्किन इश्यूज को ट्रिगर करते हैं। सो इसी के साथ साथ आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।